अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं नौशीन तारिक। कुछ सियासी डेवलपमेंट के साथ साथ जो केपीए की मौजूदा सिचुएशन है उसकी इंसाइट्स पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए मैं स्टूडियो में मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सना मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा सना, इस वक्त जो फ्लश हुँ, की फ्लड की सिचुएशन है, कुछ इसको क्लाउड बर्स्ट का नाम दे रहे हैं, कुछ कुदरती आफत कह रहे हैं, क़यामत सुग़रा की बातें की जा रही हैं, ख़ानदान दर ख़ानदान इसमें जो है बह गए। वो एक बह गए हैं। सिचुएशन ऐसी है जिसे मुझे तो लगता है ये इट्स अ वेकअप कॉल, हुँ, लाइक नॉट फॉर अस, इट्स फॉर द वर्ल्ड। कि क्लाइमेट चेंज अब इतनी क्या कहते हैं ना, हैबतंगेज रिजल्ट प्रोड्यूस हुँ, कर रहा हुँ, है। हुँ, इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं? और साथ में मुझे आप ये भी बताएं कि जो एफर्ट्स सूबाई हुकूमत कर रही है, जो वफाक कर रही है, वो इनफ हैं? हुँ, ग्राउंड में तो इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा, कि वो रिसोर्सेज भी कम पड़ रही हैं। हुँ। अच्छा, 2-3 हिस्से हैं आपके सवाल के। पहली बात तो ये कि देखिए, ये जो क्लाउड बर्स्ट और ये तमाम चीज़ें, अब जो टर्मिनोलॉजी हम लोग सुन रहे हैं ना, मेरा ख़्याल है 5-6 साल पहले, 2-4 साल पहले भी ये नहीं आती थी। 2022 में जब सैलाब आया था, तो उस वक़्त भी लोगों ने इस किस्म की टर्मिनोलॉजी नहीं सुनी थी। लेकिन जहाँ तक हमें याद है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स वैसे तो वेदर के हवाले से आती रहती हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशंस की आती हैं। उस रिपोर्ट का बड़ा हवाला दिया जा रहा है कि 2022 में ये कहा गया था कि जी, पाकिस्तान में आगे आने वाले सालों में जो मौसमियाती तब्दीली है, वो सबसे ज़्यादा जिन ममालिक को हिट करेगी, उसमें पाकिस्तान सर-ए-फ़हरिस्त है या टॉप 3 में था गालिबन। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये चीज़ तो बहुत पहले से अंडरस्टैंडिंग थी। ये अवेयरनेस होने के बावजूद भी अगर हमने कोई तैयारी नहीं की, तो इसमें कसूर हमारा है। वेदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उठें और उसके बाद आपको पता चले कि एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गया। चेंज हो गया वेदर आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होता है और उसकी इंडिकेशंस थी। थी। ग्लेशियर्स पिघलने की बार-बार बात हो रही थी, टेम्परेचर बढ़ने की बार-बार बात हो रही थी, हम क्लाइमेट को छेड़ रहे थे, इसके ऊपर भी बात हो रही थी। हम जितना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज़ कर लें, लेकिन अगर ये बिलियन ट्री सुनामी वाक़ई करप्शन से पाक होती, अगर तो है, और टेक्निकली सक्सेसफुल हो जाती जो टारगेट रखा गया था, तो उससे ये जो क्लाउड बर्स्ट और इस किस्म की चीज़ें हैं, सैलाब है, ये चीज़ें बहुत मिनिमाइज़ की जा सकती थीं। बिल्कुल। लेकिन हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर सके। जितनी लकड़ी दरख्तों की कटाई खैबर पख्तूनख्वा से होती है, मेरा ख़्याल है, और किसी सूबे से नहीं होती। उसकी वजह ये कि वहाँ दरख्त ही नहीं बचे। आप पंजाब में चले जाएँ, आप सिंध में चले जाएँ, वहाँ तो प्लांटेशन ही इतनी नहीं है। नहीं है, एक बिल्कुल। रह दे के खैबर पख्तूनख्वा और ऊपर का एरिया था नॉर्दर्न नॉर्दर्न, एरियाज़, बिल्कुल। वहाँ पर लकड़ी थी। वो लकड़ी आप बेच-बेच के, इल्लीगल स्मगलिंग कर-कर के आपने बेड़ा गर्क कर दिया वहाँ के जंगलात का। आप वहाँ के किसी भी घर चले जाएँ, आप किसी बड़े उसमें किसी भी सेक्टर में चले जाएँ, आपको जो फर्नीचर, जो इक्विपमेंट, जो छत, जो हर सारी चीज़ मिलेगी, उसमें वो वहाँ की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। हर जिसमें कोई नहीं है। इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि गिलगित, चित्राल और इस साइड के ऊपर स्कर्दू में मारखोर के शिकार की बड़ी बात होती थी। ये मिसाल मैं इसलिए दे रही हूँ कि जब ये इलीगल था और सब करते थे, उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं था। हर बंदा बंदूक उठाकर चला जाता था, टूरिस्ट, और जाके मार देता था। अब उन्होंने उसका लाइसेंस रख दिया। अब लोग 1-1 करोड़ रुपए में लाइसेंस लेके शिकार करते हैं, और उसमें अच्छी बात यह है कि फॉरेनर्स ये काम करते हैं। पाकिस्तानी अभी भी जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो कहीं ना कहीं डंडी मारते हैं। आपने उस चीज़ को इस तरह सिस्टमाइज कर लिया कि अगर किसी को बहुत ही शौक है इस काम का, तो वो एक सर्टन अमाउंट पे करे रियासत को, और वो काम अवेल कर ले। यही चीज़ आप वहाँ की प्लांटेशन के साथ भी करें। जो दियार और इस किस्म की एक्सपेंसिव लकड़ी वहाँ पर होती है, आप उसका वो रेट पे करें, इलीगल उसकी स्मगलिंग छोड़ें। मैं इसलिए इस बात की गहराई में जा रही हूँ क्योंकि मेरा खुद जो जंगलात और इस किस्म के जो सेक्टर्स हैं, अपर एरियाज हैं, वहाँ जाना बहुत होता है। वहाँ पे इस तरीके से डंडी मारी जाती है कि वहाँ दरख्तों को काट दिया जाता है और रात को उसको पानी में बहा दिया जाता है, और फिर उनको पता होता है कि इस पॉइंट से पानी बहना शुरू हुआ है, उस पॉइंट पे जब ये क्रॉस करेगा तो वहां से हमने लकड़ी पकड़ लेनी है। अच्छा। दूसरा तरीका ये मैंने होते हुए देखा है, क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट के ऊपर जब काम किया था रिपोर्टिंग में, तो उस वक्त ये चीज़ें होती थी। बड़े तरीके से उनको फेंक दिया जाता था, और नीचे उतराई में जाके जो गांव के आगे से गुजरते हुए वहां से उस लकड़ी को पकड़ लेते थे। सेकंड चीज़, ये बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। दूसरी चीज़ें, दरख्तों को जला दिया जाता था। कहा जाता था जी सब जल गए, सरकार के कागजों में सारे दरख्त जल गए, और उसमें से आप कुछ को जला के वहीं से काट लेते थे और रात को आप उतार लेते थे। तो ये चीज़ें जो है, हमारे अपने महकमा जंगलात जो है वो सोया हुआ है, उसको भी इन चीज़ों को करना चाहिए। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरी चीज ये है कि आप जो एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं, आप जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, आप पानी में जो पोल्यूशन ऐड कर रहे हैं, उससे आबी हयात को भी नुकसान पहुंच रहा है, और उसके अलावा जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। फिर तीसरा सवाल मेरा टूरिज्म वालों से है। आप मुझे ये बताएं कि दरिया के बिल्कुल किनारे चंद कदम के फासले पे आपको कंस्ट्रक्शन करने की क्या जरूरत है? आप ये देखें, हम दूर क्यों जाते हैं? LOC पे हम विद इन 5 किलोमीटर के अंदर हमने अपनी कंस्ट्रक्शन की हुई है, और हमारे आबादियां हैं। इंडिया की तरफ अगर आप जाएं तो वो 5-10 किलोमीटर तो दूर की बात है, उससे ज्यादा का उन्होंने डिस्टेंस रखा हुआ है।
और वो वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन करने नहीं देते, यानी कि उनकी जो आबादी है वो काफ़ी आगे जाकर है उनकी एलओसी से। ये मैं वो बात करी वो जो पंजाब को बेल्ट टच होता है, जहाँ खुद जिस एलओसी पे मैं गई हूँ। तो आप ये बताएं कि आपने इन टूरिज्म वालों को इतने दरिया के बिल्कुल साथ साथ किनारों के ऊपर घर बनाने की, टूरिज्म के होटल्स बनाने की, फूड रेस्टोरेंट बनाने की इजाज़त आपने क्यों दी? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जानबूझकर भी गलत करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, रिश्वत लेते हैं, कमीशन लेते हैं और अलाउ कर देते हैं। उसके बाद जब नुकसान होता है हम कहते हैं देखिए जी हमारा बहुत नुकसान हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में इस चीज़ को कंट्रोल होना चाहिए था और मेरा ख्याल है नहीं हुआ। इसमें बहुत बड़ी गलती खुद केपी गवर्नमेंट की भी है। वो ये नहीं कह सकते कि हम पहली दफ़ा आए, 13 साल उनको हो गए, 14 साल हो गए। अब अगर अभी तक उन्होंने, और इतना फोकस उनका 2018 में टूरिज्म के ऊपर था कि हम इसको रीवैम्प करेंगे, तो खुदारा इन चीज़ों को अगर रीवैम्प करना है तो आपको इसको देखना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर इन्वायरमेंट के ऊपर अभी आपने फोकस नहीं किया तो मेरा ख्याल ये है कि अगले 5 सालों में जो बचे कुछ ग्लेशियर्स हैं वो भी आपके गुजर जाएंगे। फिर ये कि एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट किसी ने उस दिन मुझे रेस किया था कि जो बारिशों का पानी आ रहा है इसमें से हम सिर्फ 9 to 10% सेव कर पा रहे हैं और बाकी 90% पानी वो है जो बारिशों की सूरत में मिल रहा है। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ महीने पहले हम रो रहे थे बैठ के और हम कह रहे थे हम नमाजें पढ़ेंगे कि बारिशें नहीं हो रही हैं। अब जब अल्लाह ने दिल खोल के बारिशें दे दी तो आपसे पानी नहीं संभल रहा, तो आप 90% पानी को समंदर की नज़र कर रहे हैं। आपको उस पानी को प्रिजर्व करना चाहिए, आपको उसको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। आपने ऑरेंज लाइन बनानी है, आपने मेट्रो बस बनानी है, आपने ग्लास ट्रेन बनानी है, के में चले जाएं तो उन्हें हेल्थ कार्ड बनाना है, लेकिन आप वो काम नहीं करें जो एक इंसान की बेसिक नीड है। अगर आप उस पानी को यूटिलाइज कर लें तो उस पानी से आप बहुत सी बैरन लैंड को अंडर यूज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये कि कुछ हमारी अपनी भी कोताही है और कुछ जो फैक्टर्स हैं वो मिलके भी इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। दोनों चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ हम मतलब क्या कहना चाहिए कि हम नेचुरल इन्वायरमेंट को कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी होने लग गई है कि हमें वफाकी केपी गवर्नमेंट को अकेला छोड़ दिया गया है और हम उनसे वो क्यों मांगे, साहब कह रहे हैं मैं अकेले कर लूंगा। मतलब इट्स अ नेशनल डिजास्टर, तो वी हैव टू मतलब ऑन अ सेम पेज ना। इस वक्त तो हमें यूनिटी की जरूरत है। जब अर्थक्वेक आया था, आपको पाक फौजी याद आई ना, आपने कहा जी हमारे 2 हेलीकॉप्टर हैं वो काफी नहीं है, तो फिर पाक फौज के साथ आप एक वर्किंग रिलेशन तो रखें। जब आप खुद कुछ कर नहीं सकते हैं सक्सेसफुली, आपको वफाक के साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा मशवरा वज़ीर आज़म साहब को देने की कोशिश की गई है कि देखिए ऐसे टाइम पर आपको केपी गवर्नमेंट के साथ केपी का विजिट करना चाहिए। बोनेर और सवात इंतहाई इफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पूरे पूरे गांव तहस नहस हो गए। आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको लोगों से मिलना चाहिए। इस टाइम के ऊपर आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल एक नेशनल डिजास्टर। अच्छा सना, इस पे आ जाते हैं अब कुछ सियासी मामलात। अच्छा 2-4 दिन पहले जो वर्सेस में होने वाले आसिम मुनीर साहब की गुफ्तगू थी, एक ओपन कन्वेंशन था, उसमें मेरे ख्याल से उन्होंने सहाफ़ियों के कुछ सवालात के जवाब भी दिए, कुछ उनकी कॉन्वर्सेशन भी। उसके बाद जो है सुहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिख डाला, फिर वो कॉलम का आना था कि फिर हर सू जो है बहस चल पड़ी, बहस दर बहस। तो डिफरेंट एंगल से लोग उसके ऊपर उस कॉलम की तशरीह भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ना अपना अपना तज़किया भी पेश कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपका उसके ऊपर क्या टेक है? देखिए मेरा ख्याल ये कि सुहेल वड़ाई साहब ने उनसे जो एक कैजुअली बातचीत की गई, वैसे तो लोगों ने इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि जी आसिम मुनीर साहब जो है वो इंटरव्यूज़ देना शुरू हो गए हैं और अब वो अपने कोकून से बाहर आ गए हैं, खोल से बाहर आ गए, इस किस्म की बातें बड़ी की गई। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। 1-2 तकरीबात में हमारा उनसे इंटरेक्शन हुआ सरसरी सा, तो वो एक रस्मी सा हेलो हाय ज़रूर करते थे जर्नलिस्टों के साथ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑफिशियली कोई बातचीत नहीं करते थे। अब उसको आप शाइनेस समझें या वो अपनी डोमेन से बाहर नहीं जाना चाहते, या वो ये समझते हैं कि जो डेकोरम है उसके मुताबिक ही चले। उनकी तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो ISPR की तरफ से दिए जाते हैं, वो एक उनकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुहेल वड़ाई साहब इतने सीनियर हैं कि उनकी किसी बात को रद्द करना या उनके सवाल का जवाब ना देना थोड़ा सा नामुनासिब होता। तो अगर आसिम मुनीर साहब ने कोई ऐसी बात की तो उसको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर उसकी अंडर द लाइंस सुहेल वड़ाई साहब ने खुद कुछ एज्यूम किया और वो अपने एनालिसिस में उन्होंने कहा माफ़ी तलाफ़ी वाली बात, तो मेरा ख्याल ये है कि वो सुहेल वड़ाई साहब का अपना एनालिसिस भी हो सकता है, जो वो किसी समटाइम ऐसे होता है कि हम किसी से बात करके उस बात का मफहूम खुद एज्यूम करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उस बात को वर्ड टू वर्ड तो कोट नहीं किया होगा उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने एज्यूम किया उन्होंने उस चीज़ को कन्वे करने की कोशिश की है। और जो मशवरा उन्होंने दिया है मेरा ख्याल है वो मशवरा गलत नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेनिफिट में भी है। अच्छा, आपको लगता है कि ये मशवरा तहरीक इंसाफ की जो क़यादत मौजूद है बाहर, वो भी ये चाहती है कि ऐसा हो जाए?
नहीं, बाहर कौन सी क़यादत मौजूद है? जो थोड़े बहुत लोग जो हैं जेल से बाहर मौजूद है। हाँ, नहीं देखिए, ये तो बहुत पहले से तय था कि अब, बल्कि मेरा ख्याल है कि पीटीआई की सुनने में आ रहा है कि स्ट्रैटेजी भी अब तब्दील हो रही है। पहले पीटीआई ये कहती थी कि जो खान साहब कह रहे हैं उसी को हमने फाइनल डिसीजन लेना है और उसी को लेके आगे चलना है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पीटीआई ने डिसाइड किया है कि वो ग्रुप्स की शक्ल में खान साहब से मुलाकात करेंगे, स्पेशली वो लोग जो कि पार्लियामेंटेरियंस या सेनेटर्स हैं, और वो खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो जारहाना हिकमत अमली आप अपना रहे हैं ये पार्टी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। अगर तो आपने पार्टी को बिल्कुल ख़त्म करना है, कोलैप्स करना है, तो फिर तो ठीक है, आप कफन बांध के उतर जाएं। लेकिन अगर आपने पार्टी को पॉलिटिकल सिस्टम में चलाते रहना है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम बातचीत की तरफ आएँ। देखिए ना, अब एक माहौल बना है, आसिम मुनीर साहब की बात एक बाज़गर सुनाई दे रही है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की भी एक बात की गई है, सियासी मसलहत की बात। हाँ, अंसार अब्बासी साहब ने भी एक कॉलम लिखा है, उन्होंने कहा जी बातचीत का बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है। वो कहाँ बन रहा है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक माहौल बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से बातचीत करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें बुनियादी, मैं रुकावट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन आई थिंक बुनियादी जो रोल है वो खान साहब प्ले कर सकते हैं। अगर खान साहब इसमें गो हेड दे दें तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बात करना बहुत आसान होगा। अदरवाइज़ वो यही होगा कि वो कोई भी बात करेंगे तो उसमें जो फाइनल कंसेंट होगी उसके लिए उनको खान साहब की तरफ रुजू करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि जब तक फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा पार्टी को बातचीत करने के लिए, क्योंकि देखें असल एक ही पॉइंट एजेंडा है, खान साहब की रिहाई। अगर तो वो बात एजेंडा पर नहीं है तो हुकूमत खुशी खुशी उनसे बातचीत करने के लिए बैठ जाएगी, और अगर वो एजेंडा पर शामिल है तो फिर हुकूमत के पास बात करने की कोई चॉइस नहीं है। हुकूमत से जो है वो एक और चीज़ मेरा क्वेश्चन है वो ये कि इसहाक डार साहब ने जो है वो कल कहा कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही, हम 26वीं कोई हजम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 27वीं तरमीम का आना कितना ज़रूरी था, क्योंकि इस पर बहुत बात हो रही थी कि जो है वो मकामी हुकूमतों को स्ट्रेंथन किया जाएगा और ये किया जाएगा वो किया जाएगा, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप ये कहती हैं? देखिए, मुझे लगता है जब तक 26वीं तरमीम जिस दिन तक नहीं आई थी ना, उससे एक दिन पहले तक कहा जा रहा था वैसे तो कि कोई तरमीम नहीं आ रही है। तो इसलिए इसहाक डार साहब जो है उन्होंने ज़रूर ये बात कही है, मोहब्बत से उनकी बात की, हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए और आप माहिरीन से बात करें तो एक ऐसी तरमीम की ज़रूरत है। वो इसलिए कि 26वीं तरमीम में कुछ बुनियादी फ्लॉज रह गए थे जो लीगल एस्पेक्ट को कवर करते थे, क्योंकि 26वीं तरमीम थी ही अदलिया से मुताल्लिक, तो वो उसमें कवर नहीं हो सके, जिसके लिए कहा गया। और ये खुद कई लॉयर्स की, कई वकला रहनुमाओं की ये राय थी कि ये एक इनकम्प्लीट किस्म की अमेंडमेंट है, इसको कंप्लीट करने के लिए एक नई अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, दूसरी तरफ हम आते हैं एनएफसी की तरफ, 18वीं तरमीम की तरफ। उसको तब्दील करने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो विफाक है वो बज़ाहिर कंगाल नज़र आता है, लफ्ज़ थोड़ा सख्त है। वो ये कहते हैं कि हम बेबस हैं या हमारे पास पावर्स नहीं है। टेक्निकली वो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे सूबों के पास हैं। जब आप एनएफसी के नाम के ऊपर सूबों से पैसे मांगते हैं तो उसमें ये होता है कि सिंध पैसे देने को तैयार नहीं होता, पंजाब तैयार नहीं होता। वो ये कहते हैं कि हमें इतना हिस्सा चाहिए, सिंध ये कहता है हमें इतना हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा। बलूचिस्तान में जो जाता है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा ये कह रहा है कि हम तो पीटीआई की गवर्नमेंट में है तो हमें तो कोई पैसे मिल नहीं रहे ढंग से। तो इस तमाम चीज़ों का कन्फ्यूजन का एक ही नतीजा है कि वफाक कहता है कि जी हमें एम्पावर करें, असल में जो कुंजी है ख़जाने की वो हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा। अब वो कहना चाहिए कि वो हाथ जो कटा दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18 अमेंडमेंट के नाम के ऊपर, असल मसला ये होगा कि 18 अमेंडमेंट की जो असल जो इश्यूज हैं उनको किस तरीके से पीपल्स पार्टी को कन्विंस करके उसके ऊपर काम किया जाता है। लेकिन इस वक्त खास तौर पर नून लीग जो है वो बड़ी अनहैप्पी है 18 अमेंडमेंट पे, और फिर उसमें एनएफसी का जो एक टेक है, जो एक पॉइंट है, उसके ऊपर असूली उनका मौक़िफ़ है जो मुख्तलिफ है पीपल्स पार्टी से। और दूसरा ये कि जो बल्दियाती सिस्टम है इसके ऊपर भी ये लोग चाह रहे हैं कि उसमें बल्दियाती नुमाइंदों को इम्पावर किया जाए, ताकि बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर भी जो लोग हैं वो कनेक्टेड हों लोगों के साथ। बड़े देर से सही, लेकिन ये एक अच्छा एस्पेक्ट है जो मुशर्रफ साहब के बाद अब होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखें तो बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि एक नई अमेंडमेंट के लिए विलिंग शायद नून लीग तो होगी, लेकिन शायद पीपल्स पार्टी विलिंग नहीं होगी। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच सना। थैंक यू सो मच।